नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ एक छोटे से अंतराल के बाद व्यालोक पाठक जी हैं। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय सिया राम। जय जय श्री राम। व्यालोक जी, ओवैसी का जो गिरोह है, ऐसे देखिए कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जिनका नाम भले पार्टियां हो, चुनाव आयोग उनको चुनाव लड़ने की इजाजत दे दे, कुछ नेता उसके लोगों को कहें, लेकिन मैं उसको गिरोह कहता हूं। अब आपके बिहार का आरजेडी में वो पार्टी से ज्यादा गिरोह है, उत्तर प्रदेश की सपा पार्टी से ज्यादा गिरोह है। इसी तरह से ओवैसी के गिरोह, उसने जो है इस बार बहाना बना लिया साहब, रामगिरी और नीतीश राणे उन्होंने कुछ कह दिया साहब। अच्छा ठीक है, अब उन्होंने कह दिया तो भाईजानों की एक पूरी बड़ी भीड़ चलो मुंबई, यानी सड़कों पर उतरने का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो गया है। आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी जिस केरोसिन आयल की बात कर रहे थे, तो वो केरोसिन आयल कुर्ते पाजामे, तहमत, गोल टोपी, चरखोन वाली लुंगी, इसकी शक्ल में भारत की सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश काहे को पीछे रहे भाई? उत्तर प्रदेश का एक जहरीला मौलाना है, शहर बरेली का मौलाना क्या है, तौकीर रजा। उसने क्या एक नई खुरापात की है कि साहब एक बार फिर वही कि उतरो मजहबियों सड़क पर, और उतर के कहां चलो? दिल्ली। और उसका यह नारा है कि साहब जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार ये हट नहीं जाती तब तक हम दिल्ली छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये जितनी खुरापातें हो रही हैं उसके हिसाब से खुरापातें हो रही हैं मुसलमानों के खिलाफ, चाहे वो वक्फ का मामला हो, चाहे वो हलाला रुकवाने का मामला हो, तो ये सब खुरापातें हैं उसके हिसाब से। ये सब नरेंद्र मोदी के सरकार में रहने की वजह से ही हो रही है। कुल मिला के बड़ी बात यह है कि कहीं मुस्लिम उत्पीड़न का बहाना और कहीं रामगिरी और नीतीश राणे जैसा बहाना। कुल मिला के राहुल गांधी की राजनीतिक मंशा ये पूरी करनी है कि मुसलमानों की एक बड़ी भीड़, और ये मजहब अगर भीड़ की शक्ल में कहीं इकट्ठा होता है, नमाज पढ़ने भी इकट्ठा होता है, तो नमाज अदा करने के बाद जो है बाहर निकल के पत्थर चलाता है। ये भीड़ अगर सड़कों पर उतरती है तो केवल केवल हिंसा करती है, दंगा करती है। ऐसे में अब क्या ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी का जो प्लान केरोसिन है, इसका जो पहला फिजिकल अवतरण है, भौतिक सत्यापन पार्ट 1, इसको एक तरफ मुंबई की सड़कों पर उतार के और दिल्ली, ये शुरू हो चुका है। थोड़ा सा पहले से शुरू कीजिए इसको। बेसिकली ये जो जहालत का पूरा सिलसिला है, जिसको आपने गिरोह कहा है, जिसको कुछ लोग मजहब कहते हैं, मैं जिसको हमेशा एक पॉलिटिकल थॉट कहता हूं। एक पॉलिटिकल थॉट है एक्सपेंशनिस्ट थॉट, जिसको बाद में 200-300 साल बाद इकट्ठा हुए कुछ लोग और उन्होंने एक मजहब का जामा पहना। भाई 600 ईस्वी में मोहम्मद हुए, और इस्लाम की पहली तारीख जो शुरू होती है, जो जहां चीजों को इकट्ठा किया गया, वो 800 साढ़े 800 से होता है। तो मतलब 200-250 साल तक का वो गैप है। उसके बाद कुछ लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि इस पॉलिटिकल थॉट को अब हमें मजहब बनाने की जरूरत है, और उसके बाद वो मजहब बना। एक बात ये। दूसरी बात, कुछ सूचनाएं देनी है दर्शकों श्रोताओं को। तालिबान ने एक नया फरमान जारी किया है। तालिबान ने कहा है कि पुरुष अब जींस नहीं पहनेंगे और महिलाएं अंडरगारमेंट्स नहीं पहनेंगी। अब इस महिलाओं वाले मुद्दे पर, मतलब जींस नहीं पहनेंगे पुरुष, वो तो खैर उस पर मैं चर्चा करूंगी, या महिलाएं अंडरगारमेंट्स क्यों नहीं पहनेंगी, इस पर अगर मैं कह दूं कि ये इतने वहशी हैं, इतने हबसी हैं कि 2 सेकंड की जो वो देरी हो गई अंडरगारमेंट्स को नोचने में या निकालने में, वो भी नहीं होने देना चाहते हैं। वो तंबू हो जे। मैं इसकी सराहना करूंगा। हाँ बिल्कुल, आप देखिए, मैं भी। तालिबान समय का कितना पाबंद है और समय की कीमत पहचानता है। जींस उतारने में भी समय लगता है, और बाकी जो दूसरा वाला आपने कहा वहां भी समय कुछ सेकंड्स का लगता है। तो ये तो तालिबान समय बचा रहा है साहब, प्रशंसा करिए। बहुत 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 पाबंद है समय का। तो अब वो जो है कि आप कनात पहनो, काली कनात, उसको उठाया लगाया कहे। अब ये भाषा
इस पर अगर कोई मेरे ऊपर मुकदमा करे तो उसकी गलती है या मेरी गलती है? रामगिरी महाराज ने क्या कहा, नीतेश राणे ने क्या कहा, और नीतेश राणे को छोड़िए, नीतेश राणे ने तो 24 घंटे का समय मांगा। रजाकार अकबरुद्दीन ने, जो ओवैसी का छोटा भाई है, उसने तो 15 मिनट मांगे थे ना, कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, फिर हम दिखा देंगे कि क्या है इस्लाम की ताकत। और ये मैं उसी सवाल पर पहुंचूंगा जो यहां से आपने शुरू किया है, कि ये जो समृद्धि हाईवे पर ये जो भीड़ इकट्ठा हुई है, ये जो गिरोह है, ये जो, जिससे डर लगता है साहब, सचमुच डर लगता है। हिंदुओं की 2 लाख की भीड़ इकट्ठा हो जाए, आपको डर नहीं लगेगा। मुसलमान 10,000 हो जाएं इकट्ठा, आपको डर लगेगा। और ये लगेगा साहब, ये कोई मुसलमान सुने, हिंदू सुने, पारसी सुने, सिख सुने, ये फर्क है। ये आपकी अलामत का फर्क है, ये आपकी शिक्षा दीक्षा का फर्क। जैसे हिंदू जब बूढ़ा होता है या बहुत अधिक धार्मिक होगा, हिंदू एकदम धार्मिक हो गया, उसका मन एकदम धर्म से लबालब हो गया, क्या करेगा हिंदू? 4 आदमी को जाके खाना खिला देगा, राइट? 2-4 गाय, कौवा, पीपल, इधर उधर सबको पोसने लगेगा, कुत्ता बिलाई, यही सब करेगा ना हिंदू। मुसलमान जब मजहबी होगा तो क्या करेगा, ये सोचिए। अब मैं सारी बातें कह दूं, मुसलमान मजहबी होगा तो वो यही करेगा जो कश्मीर में इन्होंने किया 1990 में। मस्जिदों से ऐलान करेंगे कि विधर्मी अपनी पत्नियों को छोड़ के जाएं, अपनी महिलाओं को छोड़ के जाएं, तब उनकी जान बचेगी। मुसलमान अगर मजहबी होगा तो वो 1947 करेगा। मुसलमान अगर मजहबी होगा तो 2020 का एंटी हिंदू दंगा करेगा दिल्ली का। ये आपकी सभ्यता की देन है, इस बात को मानना चाहिए। देखिए, बहुत आराम से मैं कह रहा हूं, अब मैं मुसलमान भाइयों से भी कह रहा हूं, आप मान लीजिए गुरु। अब तीसरी बात, एक मौलाना है पाकिस्तान का, तारिक मसूद, बहुत फेमस, इनफेमस, विख्यात कुख्यात दोनों है। क्यों है? क्योंकि वो कई बार ऐसे बयान देता रहता। अभी उसने क्या बयान दिया? उसने दिया कि मोहम्मद पढ़े लिखे नहीं थे, विच इज अ फैक्ट। भाई 40 साल तक भेड़ चराने वाला आदमी कहां से पढ़ेगा लिखेगा? वो तो खदीजा से शादी हुई, फिर वो पैसा आया, फिर इनको इल्हाम हुआ, जो भी, ये फैक्ट है, ये हिस्ट्री है। आप मेरे ऊपर फतवा निकाल दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप निकाल दीजिए कि इसका सर तन से जुदा करो या जो भी करो, लेकिन मोहम्मद अनपढ़ थे, तो ये फैक्ट है। और उसने दूसरी बात कही, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, माइंड यू, ये तारिक मसूद कर रहा है, जो पाकिस्तान का बहुत ही फेमस मौलाना है। ठीक है। और वो कह रहा है कि कुरान में कई चीजें गलत लिखी गई जिनका सुधार नहीं हुआ। अब वहां सरपंच से जुदा हो रहा है। उसी तारिक मसूद के जो लाखों फॉलोअर्स थे, अब सरपंच से जुदा कर रहे हैं। ये 3 पॉइंट्स पर आगे की बातचीत की जाए। ये 3 पॉइंट्स मैंने बैकग्राउंड बता दिया दर्शकों श्रोताओं। ठीक है, पाकिस्तानी मौलाना ने सच कहा, नूपुर शर्मा ने भी सच कहा था। भाई नूपुर शर्मा ने क्या गलत कहा था? और ये एक ऐसा सच है जिसको अगर 2-4 गर्दनों की कीमत पर बार बार दोहराना पड़े तो अब दोहराने की हिम्मत बनानी पड़ेगी साहब, सीधी सी बात है। व्यालोक जी, एक चीज बताइए, बाकी सब तो ठीक है, मजहब ये है, मजहब वो है, इनके जड़ में वही है, इनके डीएनए में वही है। कांग्रेस के डीएनए में क्या है? इस पूरे मजहबी उपद्रव को जो कांग्रेस पॉलिटिकल संरक्षण दे रही है, उसको ओन कर रही है। तो ये राहुल गांधी जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के घूमता फिरता था, इसके डीएनए में क्या है भाई? आपने जो गिरोहों की बात की और उसमें आपने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, तो मैं थोड़ा चौंका, क्योंकि अभी जो कांग्रेस है वो गिरोहियों से ज्यादा गिरोह है, पूरा का पूरा गिरोह ही है वो। और उसमें ये जो शहरी नक्सल है, अर्बन नक्सल्स, उन्होंने पूरा कब्जा किया हुआ है। तो
ऐसा नहीं है कि वो समर्थन दे रहे हैं, नहीं सर, प्लीज। आपको क्या लगता है कि 1.5 लाख मुसलमान जो इकट्ठे हो गए हैं और मुसलमानों की बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, ये तो एक पैटर्न आया है ना सीएए से। आप सीएए में देखिए 6 महीने तक वो पैसा लग गया, वो क्या सब लगता है, वो खाट बिछ गई, टेंट लग कारें गया, हिलने लगी, अरे टेंट लग गया, टेंट लग गया, शामियाना लग कारें गया, हिलने कारें लगी, जमा हो कुछ गई, बच्चे आ कारें जमा गई, हो गई, कारें, हाँ, कारें हिलने भी लगी, ये कारें तमाम हिलने हो गया। और लगी आप उसमें। और आपने, नहीं नहीं, आपने एक आरोप लगाया कि मैंने कांग्रेस का नाम लिया। अरे जी जी, गिरोह का आरोप सरदार नहीं कौन है? लगाया, मैंने मैंने कहा कहा। तो, हाँ हाँ, गिरोह का सरदार कौन है। मैं वही जानना चाहता हूं कि दरअसल कांग्रेस किस बात पर उतारू है। वही 2029 वही। के इलेक्शन भी लड़ने के मूड में है कि उसके नहीं पहले ही नहीं नरेंद्र नहीं मोदी की सरकार को गिराना है और नहीं, मुसलमानों की भीड़ उतारना है और भारत में दंगा कराना है? क्या क्या करना क्या चाहती कांग्रेस? कांग्रेस सीधा इस देश को जलाना चाहती है। और जो राहुल गांधी हैं या राहुल विंची हैं, पता नहीं वो क्या है, उनका सीधा सा ये है कि मुझे सत्ता चाहिए, क्योंकि ये तो मेरे बाबूजी की है ना भाई। आप देखिए, बात नहीं समझते हैं आप। ये जो हिंदुस्तान नाम की जगह है या भारत, ये तो पूरी प्रजा है भाई। बाबूजी वो लगा लेते थे एयरफोर्स के विमान, नौसेना की पनडुब्बियां और क्या क्या। इनको क्या मिला? माई के राज में थोड़ा बहुत किए होंगे, उसके बाद क्या हुआ? तो अब इनको चाहे देश जलाना पड़े, चाहे टुकड़े टुकड़े करने पड़े। और ये जो सीए से एक डिजाइन चला है कि आप कहीं भी जाइए तो पूरा ताल मंजीरा, पूरा एक पैटर्न लेके जाते हैं। आप कौन सा आंदोलन कर रहे हैं साहब कि आप 13 महीने तक बैठे रहेंगे? सो कॉल्ड किसान आंदोलन की मैं बात कर रहा हूं, जहां खालिस्तानी लोग बैठे हुए थे। आप ऐसा कौन सा आंदोलन कर रहे हैं कि 5 लाख लोगों को आप 6 महीने तक निकलने नहीं देंगे सीए? और अब आप कौन सा ऐसा आंदोलन करने जा रहे हैं कि जो हाईवे, मतलब मुंबई की लाइफ लाइन है, उस पर आप 1.5 लाख लोगों को लेकर उतर गए हैं और उसको उसके ट्रैफिक को आपने अवरुप्त कर दिया है। क्या है? कहां जा रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? तो सीधी सी ये बात है ना बताइए। कि आप पूरे देश को जलाना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, मैं हमेशा एक अप्रोच रखता हूं, दर्शक भी जानते हैं कि समस्या बतिया लेते हैं तो समाधान की बात मैं करता हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं एक काउंटर सवाल। आप तमाम पूछ रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, हम भी तब से पूछ रहे थे आप क्या करना चाह रहे हैं, मुसलमान क्या करना चाह रहे हैं, कांग्रेस क्या करना चाह रही है, आप क्या चाह रहे हैं? आप कौन सी हरकत कर रहे हैं भाई 2014 से? आपने 2014 में एक हरकत की, 1 मिनट, 5 साल आपकी हरकत कायम रही, 2019 में फिर आपने हरकत कर दी, वो हरकत 2024 तक कायम रही, 2024 में फिर एक हरकत आपने कर दी। अब वो आपने जो 2024 वाली हरकत की है उसकी मियाद 2029 में खत्म हो रही है। तो आप जब इस तरह की हरकतें करेंगे, आप 99 नंबर पर लाके कभी रोक देंगे? लगातार नेहरू की बराबरी करके नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना देंगे, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार सरकार सौंप देंगे 3 दशक के बाद, तो आपकी हरकतें भी कम थोड़ी ना है। और दूसरी चीज, क्या यही हरकतें समाधान है क्या ऐसी समस्याओं का? देखिए, हमने जो, कैसा लगा मेरा मजाक? तो आपका मजाक बहुत सही लगा। और हमारा जो अभी जो शासन का तरीका हमने चुना है, यानी जो प्रजातंत्र का स्वरूप है हमारे पास, उसमें इससे अधिक की हरकत हम नहीं कर सकते हैं। और हमने 29 तक दे दिया है। अब ये लोग बात बात करते रहे, आप देखिए ये उतर गए हैं सड़क पर। क्या होगा? मुंबई के पास इनको रोका जाएगा, एक आध दिन की सुर्खियां बनेंगी, वो भी नहीं बनेंगी, क्योंकि मुंबई का मामला है। इससे पहले वो किसान आंदोलन का समय आपको मैं बताऊं, विदर्भ के किसी जगह से, और वो मुझे इसलिए पता है कि उसमें हमारे सीनियर थे भाई साहब जेएनयू के, वीजू कृष्णन जी, कम्युनिस्ट पार्टी के एक आध लोग जिनकी मैं इज्जत करता हूं, क्योंकि वो ईमानदार है, उनकी आइडियोलॉजी जो भी हो, बट ही इज ऑनेस्ट। वहां से वो लोग पैदल चले थे। हु नोज अबाउट दैट? कुछ नहीं, आए, मिल गए, खत्म हुआ।
अब इन लोगों को रोका जाएगा, थोड़ी बहुत पिटाई होगी, अगर हुई तो थोड़ा बहुत बल प्रयोग होगा और इनको रोक के अपना डिस्पर्स कर दिया जाएगा। आप एक बात क्यों नहीं समझते हैं, मुझे इन लोगों से ये नहीं समझ में आता है कि मोदी के आने से गड़बड़ हो गई। और आपको मैं बताऊं अवनीश भाई कि ऐसे तमाम मुल्लाओं से, ऐसे तमाम कम्युनिस्टों से, कांग्रेसियों से मैंने पूछा है कि 26 मई 2014 थी ना जिस दिन मोदी ने पहली हाँ। बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, 26 या 16 में जो भी था, मतलब अरे 16 को आपको शायद अपने रिजल्ट आया था, 26 आपको मई को अपने वो खुरापात हुआ। वाली आपको अपने खुरापात वाली तारीख तो याद रहेगी। हाँ नहीं हाँ। नहीं याद है, दो खुराफात थी ना कि 16 को रिजल्ट आ गया था, 10 दिन के बाद कुछ हुआ चलिए था, आ तो गया था 26 14 को। से। अरे हाँ हाँ, हाँ। उस दिन से आज की डेट तक नरेंद्र मोदी ने तुम्हारे कितने बीघे जमीन का धान कटवा दिया है, या तुम्हारी कितनी ईंट उठा ली है, या तुम्हारी जेब से कितने पैसे उड़ा लिए हैं, ये सब बता दो। और मजे की बात है कि किसी के पास कोई जवाब नहीं। आप देखिए कि ये जो राहुल गांधी सिखों के बारे में बोल के आया, अभी 15-16 जगह उस पर मुकदमे हुए हैं, वो जवाब देता रहेगा और वो हमेशा थूकता है और ये मांग के भाग जाता है, माफी मांग के, तो वो माफी मांगेगा फिर से। लेकिन ठीक। मैं ये पूछ रहा हूं कि सिखों के बारे में उसने कह दिया, सिखों का कत्लेआम किसने करवाया था साहब? उसी तरह ये लोग मोदी के आने से बहुत खराब हो गया, बहुत खराब। क्या खराब हुआ ये तो बताओ ना हाँ भाई, ये तो बताओगे कि क्या खराब हुआ। माने मुसलमानों के वोटिंग राइट्स पर सवाल हो गया, मुसलमानों की कोई मस्जिद तोड़ दी गई, मुसलमानों के 5 वक्त वो जो लाउड स्पीकर से बोलते रहते हैं, यूपी में शायद रोक लगी है, बाकी जगह नहीं। मतलब रोक लगी थी, अभी भी उसका पालन हो रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। हालांकि योगी जी बोले हैं कि 2 दिन 4 ठीक दिन बात। पहले कि बहुत पालन हो रहा है। हम्म। क्या हुआ है, क्यों मुसलमानों को दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? देखिए देखिए देखिए, ऐसा है व्यालोक भाई, जान आप भी रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो जलेबी दर्शकों के लिए मत बनाइए। जान आप रहे हैं कि हो क्या रहा है, और 2014 के बाद लगातार क्या हो रहा है, यही वो समाधान है दर्शकों। व्यालोक जी ने बड़ी अच्छी बात कही। ये सड़क पर उतरे हैं, सड़क पर उतरेंगे, कुछ उपद्रव करेंगे, प्रशासन अपना काम करेगा, डंडा खाएंगे, चुप हो जाएंगे। लेकिन जो डंडा ईवीएम पर 2014 से भारत का मतदाता मार रहा है ना उंगली से, वो है समाधान। और यही वजह है कि जब मैं ये बात कहता हूं तो बार बार ये कहता हूं कि आपने, भारत के मतदाता ने, भारत के बहुसंख्यक आबादी ने 2014 से जो उंगली करनी शुरू की है, यही समाधान है। व्यालोक जी ने भी कहा कि राइट। जिस शासन का मॉडल हमने अपनाया है, अडॉप्ट किया है, ये जो लोकतंत्र जिसमें 5 साल के बाद चुनाव और चुनाव के बाद एक पार्टी की सत्ता आना और एक नेता आना, भारत में तो यही समाधान है। बाकी समस्या तो हम रोज बात करते हैं, लेकिन समाधान वही है और इसको लगातार करते रहना है। केंद्र में हम कर रहे हैं, प्रदेशों में भी हमें ये करते रहना पड़ेगा। और ये करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, लाठी खाएंगे, फिर चले जाएंगे। 5 साल बाद किरासन फैलाने वाला राहुल गांधी, उसकी पार्टी, उसका पूरा गिरोह बूथों पर उतरेगा, चुनाव लड़ेगा, तीसरी बार हार के 99 का स्कोर लेके फिर चला जाएगा। तो 29 में भी वही उंगली। और कहते हैं ना कि सनातन बड़ा संतोषी है, हिंदू बड़ा संतोषी होता है। इसलिए जब बदला लेता है या जब अपने दिन अच्छे बनाता है तो इतना ताकतवर है कि बस एक उंगली से काम लगा देता है। 2014, 2019, 2029, यही हमें आगे करता रहना है। समस्याओं पर खूब सारी बातें हुई, समाधान केवल एक है। व्यालोक भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ ये लीजिए रहा समाधान। हथियार तैयार करिए, वोटर लिस्ट चेक करते रहिए, अपने घर के बच्चे जो बालिग हो रहे हैं उनका नाम डलवाते रहिए। वोट के दिन
जाकर वोट देकर आइए। और अब तो देश एक चुनाव की तरफ भी चल रहा है। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बस एक दिन एक उंगली और हो गया समाधान। दर्शकों, इसी के साथ हमें और ब्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।